गुड मॉर्निंग क्लास। आज डीलर सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 के अगले पार्ट में आज देखा जाता है मानव उत्सर्जन या मनुष्य में उत्सर्जन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी मीन्स मानव में उत्सर्जन। देखिए, मनुष्य एक उच्च वर्ग का प्राणी है। यह उत्सर्जन की क्रिया इस रूप में करता है और किसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया मनुष्य के शरीर में होती है। आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले समझेंगे कि उत्सर्जन मीन्स बाहर निकलना। तो उत्सर्जन की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी भी जीवधारी के शरीर में बने हुए अनावश्यक तत्व या यौगिक को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो यूरिया के रूप में होती है और यह यूरिया जो होती है शरीर की कोशिकाओं के द्वारा बनती है, जो हमारे शरीर के ये बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है। ये वृक्क सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के आधार पर देख लेते हैं। तो संरचना की दृष्टि से जो वृक्क होते हैं ये सेम के बीज के समान होते हैं। किस रूप में? सेम के बीज के समान। प्रत्येक वृक्क जो होते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी लंबाई जो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो भाग होता है ये 6 सेंटीमीटर। अर्थात ऐसा कर सकते हैं कि वृक्क की लंबाई जो होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 6 सेंटीमीटर होती है। और इसको अंदर से देखेंगे तो जो होती है मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। देखने में ये सेम के बीच के आकार का दिखाई देता है। रंग के आधार पर देखेंगे तो वृक्क जो होता है गहरे गुलाबी लाल रंग का होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या जो होती है वो 2 होती है। एक बायां वृक्क होता है, दूसरा दायां वृक्क होता है। आकार देखा जाता है तो जो बायां वृक्क होता है थोड़ा सा ऊपर की होता है और दायां वृक्क जो होता है थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। इसी से देखिए कि ये जो संरचना लगी यहाँ से ये भाग जो दिखाई दे रहा है खोखला पाइप, इस खोखले भाग को हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। इसके ठीक बगल में दूसरा भाग दिखाई दे रहा है। इस दूसरे भाग को क्या कहते हैं? महाशिरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये भाग, इसको हम क्या कहते हैं? महाशिरा के नाम से जानते हैं। इसमें जो इस महाशिरा से लगा हुआ भाग आपकी ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को क्या कहते हैं? वृक्क शिरा। इसी शिरा के माध्यम से जो होते हैं, जो हमारे शरीर का तरल पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ इसके अंदर पहुँचता है और पहुँचने के पश्चात जो होता है फिल्ट्रेशन मीन्स परागण की क्रिया होती है
निस्संदर होने के पश्चात जो होते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, मीन्स आवश्यक तत्व होते हैं, उन आवश्यक तत्वों की मात्रा को वृक्क जो होती है अपने अंदर रोक लेती है। शेष जो अनावश्यक तत्व मीन्स नॉन एसेंशियल एलिमेंट या कंपाउंड, उन अनावश्यक तत्वों को जो होते हैं जल के साथ यूरिया की मात्रा से, यहाँ से जो ये पाइप दिखाई दे रही है, ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको हम ट्यूब को कहते हैं यूरिन ट्यूब मीन्स मूत्र नली। इस नली के माध्यम से जो होता है यूरिया की मात्रा वृक्क के द्वारा क्षरण तक पहुंच जाती है इस यूरिन ब्लैडर के अंदर अर्थात मूत्राशय के अंदर। अब यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एक कार्यकी के आधार पर देखा जाता है तो एक वयस्क व्यक्ति में जो वृक्क का वजन होता है वह 125 से लेकर के 127 ग्राम तक का होता है। ठीक है। पुरुष और महिला, तो महिलाओं में जो होता है लगभग, पुरुषों में जो होता है 125 से लेकर के 170 ग्राम का होता है, और महिलाओं में जो होता है 115 से लेकर के 155 ग्राम तक वजन का वृक्क पाया जाता है। एक ये लगभग वैल्यू माना गया है कि जो पुरुषों में होता है कुछ आकार की दृष्टि से वजन में जो होता है बड़ा होता है, और महिलाओं में जो वृक्क होता है वो आकार की दृष्टि से एवं भार की दृष्टि से जो होता है वो कम होता है, जिससे अनुमानतः जो होता है ये बताया गया है कि 125 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक का जो भार होता है वो पुरुष में पाया जाता है वृक्क का, और महिलाओं में जो होता है वो 115 से लेकर के 155 ग्राम तक का भार वाला जो वृक्क होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। इस प्रकार से जो ये यूरिन ट्यूब होती है, ये संरचना दिखाई दे रही है, इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक, कितना 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक होती है। अब ये वृक्क जो होता है आगे चल के ये जो यूरिया बनती है, इस मूत्र बनता है, उस मूत्राशय के अंदर पहुंचता है। तो आइए अब हम डिस्कशन किस पर करते हैं, इस यूरिन ब्लैडर अर्थात मूत्राशय पर। तो मूत्राशय जो होता है एक उदर गुहा के ठीक नीचे स्थित होता है, जो एक थैली के समान क्या होती है संरचना होती है। इस थैली के समान संरचना में जो होता है वृक्क के द्वारा छना हुआ जो यूरिया की मात्रा होती है वो धीरे धीरे जो होते हैं यूरिन ब्लैडर के अंदर एकत्रित होती है, जो अपने आकार को यूरिया की मात्रा धीरे धीरे कलेक्ट हो जाती है, तो यूरिन ब्लैडर का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। अब ये जैसे ही यूरिन को मनुष्य विसर्जित कर देता है तो इसका आकार कम हो जाता है, अर्थात ऐसा कर सकते हैं कि मनुष्य का जो वृक्क होता है वो संकुचनशील होता है, अर्थात यूरिन की मात्रा यदि अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, और यदि यूरिन को थ्रो कर देता है, विसर्जित कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका आकार जो होता है छोटा हो जाता है। इस यूरिन ब्लैडर की जो वाल होती है वह अरेखित पेशी से मिलकर बना होता है। अरेखित पेशियां जो होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं, और इसमें संकुचन की जो क्षमता होती है, सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तेज होती है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो होता है वृक्क मुख्य फंक्शन किसका करता है, उत्सर्जन। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए अब इसी के आगे
देखते हैं परासरण नियमन मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन को सबसे पहले जो परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है होबर। होबर नामक साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि जीवधारियों के शरीर में जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन की भी क्रिया होती है। तो यह ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण जो होती है सजीव द्वारा आंतरिक वातावरण में जल का आयतन तथा अभिगमन को निश्चित दशा को बनाए रखना, अर्थात आंतरिक वातावरण का और बाहरी वातावरण के जो जल की मात्रा होती है उसको बनाए रखना परासरण अथवा जल का ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यह किसी भी कोशिका के अंदर रक्त में उपस्थित जल की जो मात्रा होती है वह परासरण क्रिया के द्वारा जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेट होती है, और ऑस्मो रेगुलेट होने के कारण जो होते हैं नियंत्रण बना रहता है, अर्थात न तो जल के रक्त के अंदर जो होती है जल की कमी होने पाती है और न ही जल की अधिकता होती है। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में परासरण का नियमन का कार्य जो होता है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला उत्सर्जी अंग वृक्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके शरीर में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं परासरण नियमन के वो शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसको बैलेंस किए रहते हैं, अर्थात न तो अधिक होने देते हैं। यदि मान लीजिए कि शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह यूरिया के साथ जो होता है शरीर से हम क्या करते हैं विसर्जित कर लेते हैं, और कमी पड़ती है तो पुनः जो होता है हम प्यास का आभास करते हैं और जल की मात्रा को पुनः लेकर के ब्लड के अंदर जल की मात्रा को क्या नियमित बनाए रखते हैं। तो यही जो होता है वो परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इस प्रकार से मनुष्य या अन्य प्राणियों में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तब अधिक मात्रा को वृक्क के नेफ्रॉन रक्त के अंदर से जल की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात जो होते हैं मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इससे शरीर के अंदर जो होती है जल की अधिक क्षति होती है। इस अवस्था में यदि बार बार आदमी यूरिन को विसर्जित करता है, यूरिन को थ्रो करता है, तो इसे अति परासीय हो जाता है जिसमें मूत्र की मात्रा अधिक विसर्जित होने लगती है और व्यक्ति के अंदर जल की कमी महसूस होती है। इसी में अंदर जो संरचना पाई जाती है जिसे वृक्क के भाग से ही उसे हम क्या कहते हैं हेलने लूप कहते हैं। तो हेलने लूप से ही जो होते हैं यूरिन की मात्रा जो होती है कहाँ पहुँच जाती है यूरिन ट्यूब के अंदर। अब आइए आगे चलते हैं कि उत्सर्जन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन का महत्व। तो उत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, शरीर में होने वाली उपापचयी अर्थात शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन क्रियाओं के द्वारा बने हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जो होता है उत्सर्जन का प्रमुख महत्व होता है। यदि उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के अंदर संचित होते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो यह उत्सर्जन का प्रमुख महत्व हो जाता है। नंबर 2, शरीर में उत्सर्जित पदार्थों का उपयोगी मात्रा को बनाए रखना अर्थात उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं उन आवश्यक तत्वों की मात्रा को रोक लिया जाता है। शेष अनावश्यक तत्वों की मात्रा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह भी उत्सर्जन का क्या होता है एक महत्व माना जाता है। नंबर 3, शरीर के द्रव्यमान एवं
परासरणी दाब को बनाए रखना, अर्थात यदि जल की मात्रा शरीर के अंदर अधिक हो जाती है, हम जल का विसर्जन नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है। और परासरण दाब मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखना जो होता है, यदि उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो निश्चित ही हमारे शरीर के अंदर जो होता परासरण दाब बढ़ जाएगा, तो शरीर की जो होती हैं जो शिराएं होती हैं वो फट भी सकती हैं। इसी कंडीशन में जैसे देखा जाता है कि यदि जिस व्यक्ति का वृक्क जो होता है डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के शरीर का हर भाग जो होता है वो फूल जाता है। फूलने का मतलब हो जाता है कि शरीर के अंदर जो होती है जो जल की मात्रा होती है, अतिरिक्त जल की मात्रा होती है, वो अतिरिक्त जल की मात्रा जो होती है शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शरीर से बाहर न निकलने के कारण जो होते हैं वो पुनः शरीर की कोशिकाओं के पास पहुंचकर जो होते हैं आकार में कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। इस कारण से व्यक्ति को जो होता है यदि वृक्क या किडनी काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति को सप्ताह में 2 बार, एक बार जो होता है डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस कराया जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है व्यक्ति के शरीर के अंदर जो जल की मात्रा संचित हो जाती है, उस संचित जल की मात्रा को शरीर से बाहर खींच दिया जाता है। इस प्रकार से ये सारे जो होते हैं उत्सर्जन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। बस अब लास्ट इतना ही है। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू।